लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। कहने को तो यह कवायद चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, लेकिन इसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया है और जब भी सवाल चुनाव आयोग से उठे तो बचाव में बीजेपी खड़ी हो गई। इसी से अब बीजेपी की पोल खुल रही है। सरकार अगर इस मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए उठाने देती, कह सकते हैं, तब भी बीजेपी का लोकतंत्र वाला नकाब थोड़ा बचा रहता, लेकिन ना तो संसद में और न ही बिहार विधानसभा में बीजेपी इस पर चर्चा के लिए तैयार है। लिहाजा दोनों जगह अब इसके खिलाफ विपक्ष और जोर शोर से उतर आया है। कल भी दिल्ली और पटना में सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया और आज भी दोनों जगह एक जैसा नजारा था। उधर दिल्ली में, इधर दिल्ली संसद भवन में और उधर बिहार के पटना में विधानसभा में। बल्कि आज एनडीए की तकलीफ कुछ और बढ़ गई है, खासकर जेडीयू की, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एकता दोनों जगह देखने को मिली और वहीं अब जेडीयू के सांसद तक ने कह दिया है कि चुनाव आयोग को इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता और कागज मांगे जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी समेत सारे विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध करते हुए नारेबाजी की। ये देख लीजिए ये तस्वीरें, और इस दौरान कई सांसद काले कपड़ों में दिखे। वहीं राहुल गांधी को खुद अखिलेश यादव ने काला गमछा दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को सीधे सीधे चुनाव की चोरी बताते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन संसद से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगा। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को संसद परिसर में क्या कह रहे थे मीडिया से चर्चा करते हुए, खासकर चुनाव की चोरी और एसआईआर की बातें राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं, ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। तो यहां लास्ट लाइन राहुल गांधी की, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया राहुल गांधी की बात सुनती है। दुनिया क्या कह रही होगी, आखिर क्या सचमुच हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं? राहुल गांधी यहां सच हैं तो भारत की छवि यहां धूमिल हो रही है और इस धूमिल होती हुई छवि की चिंता खासकर उस इंसान को करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और जो आज 4 दिवसीय यात्रा पर विदेश निकल चुका है। लेकिन क्या इतनी चिंता है नरेंद्र मोदी को? क्या इतनी चिंता है इस संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को? ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। वहीं जेडीयू सांसद गिरधारी यादव भी, जेडीयू के सांसद, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नाम ध्यान से सुनिए, जनता दल यूनाइटेड, और इस पार्टी के मुखिया कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश बाबू पिछले 20 साल से। तो नीतीश बाबू की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव भी पूरी तरह एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ उतर आए हैं।
जब उनसे सवाल पूछा गया, जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी पार्टी का ख्याल तो दूसरा है, इस पर जेडीयू सांसद ने साफ कह दिया, यानी गिरधारी यादव ने साफ कह दिया कि जब सच ही नहीं बोल पाए तो सांसद काहे के, हम पार्टी के साथ केवल वोट देने के लिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने, सुन लीजिए उनकी जुबानी। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। इस बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? तो सुन रहे थे, सच्चाई जो है वो सच जुबा पे बात आ गई, यानी सच जुबा पे आ गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी जब वोट डालने जाएंगे तब ना पार्टी, अभी तो अपना स्वतंत्र विचार हम रख रहे हैं। इस बयान को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि यह विपक्षी नेता का बयान है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के साथी भी इससे परेशान हैं। नीतीश कुमार अभी तो मोदी के साथ हैं, लेकिन इस तरह अपने सांसदों की नाराजगी के साथ कब तक एनडीए में टिक पाएंगे यह भी देखना होगा। नीतीश बाबू को आप जानते हैं, नीतीश बाबू परेशान हैं और आज एक अलग तरह का माहौल उधर बन गया बिहार में, बिहार विधानसभा में, वो भी आप तक हम लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जगदीप धनखड़ की बात न करें तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी। जगदीप धनखड़ भारत के एक्स उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने तो पूरी कोशिश कर ली कि किसी भी तरह मोदी और शाह को खुश रखें, लेकिन न जाने बीजेपी में आकाओं को खुश रखने के लिए कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। फिलहाल धनखड़ साहब बाहर हो चुके हैं और शायद उनको नहीं पता होगा। राष्ट्रपति बनना तो दूर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी बेचारे पूरा नहीं कर सके। अब चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सुनने में यह भी आ रहा है कि जो वर्तमान जो चले गए उपराष्ट्रपति, उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। उनको नोटिस भेज दिया गया है कि जल्दी से जल्दी बंगला खाली कर दीजिए। अब कितनी सच्चाई है ये जब वो कागज पास में होगा तो हम बता देंगे, लेकिन गए हैं तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी आखिर क्यों? हालांकि चुनाव जैसे भी हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो जिसकी तैयारी चल रही है, मोदी फिर से अपनी पसंद का ही उपराष्ट्रपति बनाना चाहेंगे, जिसमें धनखड़ से ज्यादा झुकने की क्षमता हो, बो डाउन करने की क्षमता हो। धनखड़ शायद उतना झुक नहीं पाए जितना नरेंद्र मोदी चाहते थे। क्या यह माना जाए? असल में इस पूरे प्रकरण में संघ का खेल भी नजर आ रहा है, और संघ यानी आरएसएस का खेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खेल कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। मोहन भागवत भले ही ऊपर ऊपर मोदी को कुछ भी कहें, लेकिन अंदर खाने इनकी मिली भगत इतनी जबरदस्त है कि बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कुछ मिनटों में अपना आभा मंडल खो सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर तो महाभियोग यानी इंपीचमेंट चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी इंपीचमेंट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस वर्मा पर तो महाभियोग चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ भी नहीं। लेकिन खबर है कि जस्टिस शेखर यादव पर भी ऐसी ही कार्रवाई के आसार बन रहे थे, और यह बात आरएसएस को नागवार गुजरी, जिसका परिणाम यह हुआ, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि धनखड़ की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी धनखड़ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब मोदी तो विदेश चले गए हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती, ठीक वैसा ही हाल मोदी का है कि देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके चेहरे का भाव जो है वो नहीं बदलता। मोदी खुश भी तभी दिखते हैं जब नेहरू और गांधी परिवार को कोसते हैं, या फिर चुनाव में जीतने के बाद अपने परिसर में यानी अपने मुख्यालय में, भाजपा कार्यालय में जाकर वो भाषण देते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का फिर से बयान आया है दोस्तों। विपक्ष एक ही सवाल ट्रंप के हर दावे के बाद पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप सीज फायर के दावे पर क्यों
चुप नहीं हैं। बार बार ट्रंप कह रहे हैं, अब तो 25वीं बार ट्रंप ने यही कहा है कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में फिर सवाल दोहरा दिया है और कहा है कि हम तो संसद के अंदर यही पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर ट्रंप ने रुकवाया तो फिर आप क्या कर रहे थे? फिर आप जवाब दे दीजिए कि हां ट्रंप ने रुकवाया, हमारे प्रिय दोस्त ने रुकवाया है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दे, तो उस पे क्या देंगे? लगता है बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ है, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी यहां बिल्कुल अपने अंदाज में अपनी बात रखते हुए, खैर राहुल जितने सवाल करें मगर वो सारे सवाल कमल के पत्ते से पानी की बूंद की तरह फिसल रहे हैं। मोदी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। एसआईआर को लेकर भी मोदी बेफिक्र हैं, क्योंकि आखिर में इसका फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। एक साथ लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। अब तक 56 लाख से ऊपर हो गए, तो यानी 70 लाख वोटर के लगभग जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बिहार में कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन जितनी ताकत से लड़ रहा है, क्या उसका असर अब होना शुरू हो गया है? क्या जगदीप धनखड़ की विदाई से मोदी और शाह कमजोर हुए हैं? आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको बिहार विधानसभा का दिखाना चाहता हूं, जहां तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा टोका टाकी कर रहे थे। और विजय कुमार सिन्हा तो सत्ता पक्ष में हैं, टोका टाकी तो ठीक है, लेकिन आसंदी पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष अगर बार बार कह रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चुप हो जाओ, नहीं चुप हुए तो विधानसभा की कार्रवाई बंद करनी पड़ी, कुछ देर के लिए ठप करनी पड़ी। जरा सुन लीजिए। हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ बात देखिए, हम यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम बैठो ना भाई।
चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, याद करिएगा, हम करेंगे, याद करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, याद करिएगा। बैठिए, आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो भाई, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? तो देख लिया आपने, ये अंदाज क्या कर रहे हो, ये अंदाज है। ये इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष का उप मुख्यमंत्री यहां सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष का परेशान तो होगा सत्ता पक्ष, आसंदी पे सत्ता पक्ष की तरफ से ही विराजमान है विधानसभा अध्यक्ष। ये है बिहार, और बिहार से खबर ये आ रही है कि शायद इंडिया गठबंधन अब यहां तक सोच रहा है कि जब इतना ही घपला होगा, इतना ही घपला करना है, चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR में सो कॉल्ड घपला अगर होने जा रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे थे, तो सामूहिक बहिष्कार करें हम चुनाव का, ऐसी खबर आ रही है। खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खबर पुष्ट होगी तो पुष्टता के साथ पहुंचाएंगे। चलिए, तो बहुत कुछ है। धनखड़ साहब हैं, आज SIR है, ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और इन सब के बीच विपक्ष को कैसे JDU का साथ मिल गया है, देख लिया आपने। धनखड़ मामले में कैसे फंस रहे हैं मोदी और अमित शाह, ये भी, और SIR का मामला क्या उधर जा रहा है, यानी सामूहिक बहिष्कार की तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन क्या चुनाव का बहिष्कार करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, इन सवालों के साथ चलते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रेम कुमार जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। पहले चलते हैं शकील जी, आपके पास ही संसद परिसर से सीधे आप पहुंचे हैं घर, और वहां से जुड़े हुए हैं। संसद में क्या कुछ चल रहा था? राहुल गांधी काले गमछे में नजर आए, काला गमछा पहनाया आज अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी के 2 बयान हमने सुनाए। दोनों बयान बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बयान है SIR को लेकर, बिहार को लेकर, दूसरा बयान जो है वो सीज फायर को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर। लेकिन और क्या कुछ अंदर खाने? धनखड़ साहब के जाने के बाद क्या सब कुछ खामोशी है चारों तरफ? खबर ये भी हम नीचे भी चला रहे हैं। देखिए, खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात की। ये खड़गे साहब क्यों मोदी और शाह को परेशान कर रहे हैं? शकील जी। देखिए राजीव जी, आज भी संसद तो चली नहीं। पहले दिन तो इन्होंने ये किया कि पहले 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक स्थगित की, 12 बजे शुरू हुई तो 2 बजे तक की, 2 बजे शुरू हुई तो 4 बजे की, वो 4 के बाद फिर दिन भर के लिए। लेकिन कल और आज 11 बजे शुरू होती है, वीडियो डाउन हो रहा है आपका जी। 12 बजे शुरू होती है, तत्काल 2 बजे तक के लिए स्थगित, 2 बजे शुरू होती है। शकील जी, आपको रोकना चाहूंगा, आप दोबारा जुड़िए, आपका वीडियो डाउन हो रहा है। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, यहां से लेकर वहां तक बिहार की भी बात करें, SIR को लेकर भी बात जरूरी है, क्योंकि अब 28 तारीख आने में मात्र 5 दिनों का है, यानी सोमवार को सुनवाई होगी। उससे पहले SIR पर हम लोगों ने देख लिया, और SIR के मुद्दे को लेकर काले लिबास में आज नजर आए तमाम SIR और ऑपरेशन सिंदूर दोनों पे बात, डिमांड यह है विपक्ष का कि आप सदन के अंदर चर्चा करवाइए। SIR पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, करवाने के लिए तैयार नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी तक दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं। आखिर देश कैसे चलेगा? मोदी जी तो चले विदेश। जी राजीव जी, इस दौर में, इस बारे केस में 2 मुद्दों पर बात रखूंगा। एक SIR पे और राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए,
और दूसरा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का इस मामला बड़ा दिलचस्प है और कैसे अपोजिशन की गुगली में फंस गए धनखड़ जी और मोदी सरकार भी, और इस्तीफा हो गया। और धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या निकल के आ रही है, क्यों इतना अचानक ऐसा हो गया, इस पे बात रखूंगा। लेकिन जो पहली बात जो राहुल गांधी ने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अलार्मिंग है कि उनके पास कर्नाटक में और महाराष्ट्र में और लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी के यानी इलेक्शन पे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कुछ साक्ष्य सामने आ गए हैं, सबूत सामने आ गए। उन्होंने अपना काम किया है और ये जब भी खुलासा करेंगे तो ये चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग सुनते रहे हैं। और महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटक में तो हम लोग सभी कर्नाटक भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे और देखा था कि किस तरीके से जनता का रुख है और किस तरीके चुनाव के रिजल्ट आए, दोनों में बड़ा अंतर था। तो ये राहुल गांधी का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे देश का ध्यान इसमें होना चाहिए कि अगर वोट इस तरीके से होगा, चुनाव आयोग अगर इस तरीके से करेगा तो फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। तो राजीव कुमार इनके पहले थे और अब ज्ञानेश कुमार किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा खुलासा राहुल गांधी की तरफ से हुआ। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसमें होनी चाहिए, कि राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी ने जब नकली वोटर पकड़ दिए थे वेस्ट बंगाल में, ये कैसे पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वोटर आईडी जो है वो ऑनलाइन ट्रैक हो जाती है, आप पता कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये दोनों चीजें हटा दी जो ऑनलाइन है। तो बिहार के मामले में जैसा आपने कहा कि 55-56 लाख लोग अभी बाहर हो गए और ये प्रोसेस पूरा होते होते 70 लाख लोग भी हो सकते हैं, कि 70 लाख 80 लाख लोग भी बाहर हो सकते हैं। और उसके अलावा जिनके नाम आ गए हैं उनको भी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक के बीच में 1 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं, यानी जन्म स्थान वाले प्रमाण पत्र देने हैं। अपने पिताजी के और 87 के बाद के जो लोग पैदा हुए उनके तो अपने माता पिता के भी देने हैं। तो ये एक बड़ा, उसमें और लोग कटेंगे। ये तो अभी इनिशियल फेज है और अभी तक इलेक्शन कमीशन लगभग इस बात को 1 महीना होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन अभी भी 5 विदेशी नागरिकों के नाम भी नहीं बता पाया है जी, कि ये 5 हमने पकड़े हैं जो विदेशी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात जगदीप धनखड़ जी की। देखिए, जगदीप धनखड़ जी चापलूसी में बीजेपी के अंदर के बड़े बड़े चापलूसों को पीछे किए हुए थे और इस तरीके से वो सदन चला रहे थे, खुले तौर पे अपमानित कर रहे थे विपक्ष के नेताओं को, खुले तौर पे वो सरकार का सत्ता पक्ष का पक्ष ले रहे थे और कोई सदन की मर्यादा बिना ख्याल किए, और सदन के बाहर भी जब वो बोलते थे तो भी, और खासकर एक उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने का, जिस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 मामले हुए जिसमें कि विपक्ष ने इनको ट्रैप कर लिया और ये आ गए उस ट्रैप में। 50 सांसदों के साथ इम्पीचमेंट मोशन चला गया जस्टिस यशवंत वर्मा का। लेकिन दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ राजीव जी, दिसंबर के महीने में जस्टिस यादव जी, जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट का मोशन 55 एमपीज के साथ सिग्नेचर के साथ है, जमा हो चुका था। उसमें अभी धनखड़ साहब की एक रूलिंग आई और वो इसी सत्र में एक पहले दिन आई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमको वो नोटिस मिला है,
उसमें एक सिग्नेचर एक मेंबर ने 2 जगह साइन किया हुआ है। उसकी हम सत्यता की जांच कर रहे हैं कि उसी मेंबर का है कि किसी और मेंबर का है। तो कुल मिलाकर 54 मेंबर तो हैं, जिसमें की जो संवैधानिक पोजीशन है वो 50 मेंबर की है। 50 की जगह 54 मेंबर अगर उस एक एप्लीकेशन को हम मान भी लें कि उसमें 2 जगह सिग्नेचर हो गए जी। इस पे धनखड़ जी ने कहा कि दोपहर में 1 बजे यानी अगले दिन दोपहर में 1 बजे न्यायपालिका के बारे में वो कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं जी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में। वो संकेत दे चुके थे कि जस्टिस शेखर यादव का जो सिग्नेचर का मामला है वो हम सुलझा लेंगे। तो मेरा अंदाज है कि शायद यही एक कोई बड़ा फैसला वो करने जा रहे थे। अब जस्टिस शेखर यादव कौन है और क्यों विवादों में, हम सब जानते हैं उन्होंने किस तरीके का भाषण दिया। और आरएसएस नहीं चाहती थी कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग आए। पास हो ना हो अलग बात है, महाभियोग आए भी वो भी नहीं चाहते थे। और जस्टिस और धनखड़ जी लगातार संकेत दे रहे थे कि उनके पास ये लंबित है, सिर्फ एक सिग्नेचर के वेरिफिकेशन का मामला है, वो हम सॉल्ट आउट कर लेंगे, वो वेरीफाई हम कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये अलार्म के तौर पे देखा गया तो दोनों इम्पीचमेंट का मामला, एक तरफ तो सरकार यानी बिरला जी से जो इन्होंने हक छीन लिया कमेटी रिफॉर्म करने का, यशवंत वर्मा के मामले पे सेक्रेटरी जनरल को लिख के प्रोसेस को ऑन कर दिया, और दूसरा उनका कहना कि हमारे पास जो है वो जस्टिस शेखर यादव का भी है जिसमें एक सिग्नेचर वेरीफाई होना बाकी है और वो हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और हम कल कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में जी। तो न्यायपालिका के बारे में राज्यसभा के सभापति क्या घोषणा करेंगे, वही घोषणा करेंगे तो मामला उनके सामने लंबित है। और जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला वो आगे बढ़ा चुके थे, सेक्रेटरी जनरल को कर चुके थे, तो उसमें कोई उनको घोषणा नहीं करनी थी। तो दूसरी घोषणा क्या थी? दूसरी घोषणा जस्टिस शेखर यादव की थी। तो दोनों तरफ से ये गए, जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि मैं एकलव हूं आरएसएस का, उसी आरएसएस ने इनके इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, अंगूठा ले लिया, वो अंगूठा ले लिया। हाँ, बिल्कुल हाँ, एकलव्य का अंगूठा जो है, एकलव्य का अंगूठा जो है सिग्नेचर करवा के ले लिया, इस्तीफानामा पे सिग्नेचर करवाया, उसके बाद बोला चलो आ जाओ। तो अब जो बातें हैं कि राजनाथ सिंह के कमरे में कोई बैठक हो रही जिसमें कि कुछ सादे कागज में दस्तखत करवाए गए, मीडिया में ये सब रिपोर्ट्स हैं, जो कि धनखड़ जी का इस्तीफा प्रोक्योर करने के लिए ये सब नाटक रचा जा रहा था, इनको डराया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इनको इस्तीफा जो है इस तरीके से दिलवाया गया। और इस्तीफा अगर स्वास्थ्य कारणों से वाकई होता तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके का संदेश नहीं लिखते जी। वो भी 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 15 घंटे बाद। लेकिन एक बात बताइए प्रशांत जी, एक बात बताइए, यहाँ जस्टिस, थोड़ा अपने साथियों को भी, दर्शक साथियों को भी मैं थोड़ा इसको और क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। 2 मामला है। एक मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का, आप लोगों ने सुना होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पर, जिनके घर नहीं, घर के अंदर नहीं बल्कि उनके गैराज में नोटों की गड्डी मिली। अब कितनी मिली, कैसे मिली, ये नहीं पता, लेकिन कहा गया अचानक तस्वीर आई कि नोटों की गड्डियां हैं और 12 करोड़ से ज्यादा नोट हैं, शायद 12 करोड़ का ही फिगर आया था, जो भी हो, तो इतने हैं। और इसके बाद कि एक जस्टिस के उसमें घर पे इतने पैसे कहां से आ गए, ये पैसे शायद किसी अवैध यानी काली कमाई के पैसे हैं या कुछ और है, 2 नंबर के पैसे हैं, जो भी। इस पर अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और सत्ता पक्ष चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस पे इंपीचमेंट हो, यानी
यहां पे किसी तरह ये हटा दिए जाएं। इतना आसान नहीं हटाना, लेकिन फिर भी ये सत्ता पक्ष चाहता है। इसलिए ये बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, और इनके ऊपर एफआईआर तक नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी एफआईआर और इस केस को सुनवाई के लिए फिर से अर्जी जो है स्वीकार कर ली गई है। एक मामला यह है। दूसरा मामला है जस्टिस शेखर यादव का। जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं, या ऐसे ही हिंदू वाहिनी की आरएसएस का ही कोई विंग है, उसके कार्यक्रम में जाते हैं, और वहां वो एक वर्ग के लिए, समुदाय विशेष के लिए वो बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, जहर बुझी बात करते हैं, और इसीलिए जहर, समाज में जहर घोलने की बात करते हैं। और थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करें तो, एक जस्टिस अगर ये बात करे, वो भी हाई कोर्ट का, तो ये पचती नहीं है। और ये बात धीरे धीरे आगे निकली, और इसके बाद ये हुआ कि जस्टिस शेखर यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके काम काज करने के, उनके फैसले देने के, इन सब तमाम चीज़ों पर रोक लगे। लेकिन वो सब चूंकि सत्ता पक्ष इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देता रहा है, खुले तौर पे हम सब जानते हैं। आरएसएस उसमें और आगे बढ़ाता है, आग में घी डालने का काम जो होना चाहिए वो होता रहा है। तो यहां पर दो ऐसे जजेज हैं। एक जज है यशवंत वर्मा, जिनका इंपीचमेंट सत्ता पक्ष चाहता है। एक जज हैं शेखर यादव, क्योंकि वो इनकी विचारधारा के हैं, वो नहीं चाहता सत्ता पक्ष की उनके खिलाफ इंपीचमेंट आए। अब यहां पर मामला आ गया है जिस बारे में प्रशांत टंडन जी बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब ये दो जजों के बीच फंस गए हैं, जो पहले दिन से, जब रात को यह घटना घटी इस्तीफे की, और प्रशांत टंडन जी पहले दिन से कह रहे हैं कि मामला यही है। अब चारों तरफ यही खबर फैल रही है धीरे धीरे। लेकिन यहां पर अगर मामला आरएसएस का है, आरएसएस के दबाव से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी क्या कर रही थी? क्या यहां उनका जोर भी नहीं चला है? क्या पूरा का पूरा दबाव आरएसएस का है इस पूरे मामले में? यहां से आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। राजीव जी, पहले किसी बात का था, क्यों रात में इस्तीफा हो गया? पहले किसी बात का था कि अगले दिन दोपहर की 1 बजे की बैठक धनखड़ ना कर पाए, जिसमें वो कुछ घोषणा करने वाले थे जुडिशरी के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि जुडिशरी संबंधित 2 ही मामले उनके पास पेंडिंग हैं। एक मामले को वो क्लियर कर चुके थे, दूसरा मामला उनके पास जस्टिस शेखर यादव का था। तो इसीलिए रात में ही इनका इस्तीफा हुआ, उसमें इतनी बैठकें हुई। और आखिरी बात कि क्यों मैंने कहा कि गुगली जो है विपक्ष की थी, जिसमें कि फंस गई सरकार भी और धनखड़ भी। देखिए, सरकार की पूरी तैयारी, जैसा आपने कहा कि सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट लाना चाहती थी, बहुत गंभीर थी उसमें। वो जुडिशरी में करप्शन का मामला बढ़ाकर थोड़ा उसको आगे बढ़ते, वो कॉलेजियम तक जाते, वो जुडिशरी में करप्शन के मामले को एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे। लेकिन लोकसभा के जरिए स्पीकर ओम बिरला के कमरे में किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम मंत्री तैयारी कर रहे थे उस इम्पीचमेंट की लोकसभा में, और इधर धनखड़ साहब ने बॉल को आगे बढ़ा दिया, सेक्रेटरी जनरल को लिख दिया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, यानी वो राज्यसभा में एक्शन हो गया। तो धनखड़ साहब ने बारूदी सुरंग जो बिछाई थी विपक्ष ने, उस पर पैर रख दिया, और बाकी काम आरएसएस ने किया। जी राजीव जी, बिल्कुल, बाकी काम आरएसएस ने कर दिया। वो जो बारूदी सुरंग अगर आप लोग जानते होंगे, नक्सल एरिया में जो लैंडमाइन ब्लास्ट जो सुनते हैं ना, ये लैंडमाइन ब्लास्ट वाला मामला हो गया, क्योंकि अपने ही बिछाए हुए बारूदी सुरंग पे कई बार लोग गलती से खुद ही अपना पैर रख लेते हैं, और वैसे ही इन्होंने पैर रखने की कोशिश की। कह रहे थे मैं आरएसएस का एकलव्य हूं, अंगूठा कटवाना पड़ा। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रशांत टंडन जी को आप सुन रहे थे, शकील जी को आप सुन रहे थे। लेकिन शकील जी, अभी आपको थोड़ा सा और रोकना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है शकील जी?
जी जी जी, थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल आ रही है। प्रेम कुमार जी को चूंकि जाना है, इसलिए मैं पहले प्रेम कुमार जी को जरा ले लेता हूं। सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। शकील जी, आपसे विस्तार में बात करना चाहता भी हूं, सुनना चाहता हूं कि सदन के अंदर आज हो क्या रहा था, ये इसके साथ आऊंगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, चूंकि आप पटना से लौट के आए हैं, बिहार की बात, SIR की बात यहां दिल्ली में इसकी गूंज है, और आप तो एक सर्वे करके आए हैं पूरा का पूरा, जरा वो सर्वे बता दीजिए कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन दूसरी चीज प्रेम कुमार जी, सरकार तो तब बनाएगा विपक्ष ना, जब वोटर लिस्ट जो है वो ठीक ठाक बन जाए। क्या सचमुच ये खबर भी आ रही है कि महागठबंधन जो है वो चुनाव के बहिष्कार की तरफ भी सोच रहा है? जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, कोई भी सर्वे हो वो जनता का मूड बताने का काम करता है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि चुनाव जनता के मूड से तय नहीं हो रहा है। चुनाव कुछ ऐसी चीज़ों से तय हो रहा है जिसको लेकर के राहुल गांधी का आज भी बयान है कि चुनाव चोरी हो रहे हैं। तो आपने खास करके, मैं थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा इधर आता हूँ, राहुल गांधी के बयान पर आता हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा है चुनाव चोरी की बात, उसको थोड़ा माइन्यूटली समझने की जरूरत है। जिस वोटर लिस्ट की बात वो कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है वो उसकी हार्ड कॉपी से उसकी जो विसंगतियां हैं उसको हम आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब उस हार्ड कॉपी में जो उपलब्ध जानकारी है उसको वो एक्सेल शीट में रख लेके टाइप करके बना लेते हैं, तब उसमें से वो सारी बातें समझ में आती हैं जो धांधली अब तक की जाती रही हैं। एक ही पते पर बहुत बड़ी संख्या में वोट्स, एक ही आदमी का कई जगहों पर नाम, और कौन जीवित है कौन नहीं, बहुत सारी जानकारियां एक्सेल शीट में जानकारी से आ जाती हैं। अब ये बात जो है राहुल गांधी जी ने बहुत प्रतीकात्मक और संकेतात्मक कहा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि कैसे चुनाव चोरी हो रहे हैं। और अब राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी करने का ये तरीका हमने पकड़ लिया है। कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने चुनाव चोरी करने का ये तरीका पकड़ लिया है, एक्सपोज कर दिया है, चैलेंज भी कर रही है कांग्रेस महाराष्ट्र को लेकर के। तब अब ये दूसरा तरीका लेकर आए जिसका नाम है SIR, जिसमें वो अपने तरीके से वोटर चूज कर रहे। तेजस्वी यादव का बयान चला रहे, पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रही है। अभी जो आज की खबर है कि 50 लाख के करीब नाम हट गए हैं वोटर लिस्ट से। अब इसका मायने, इसका मतलब थोड़ा हम बताना चाहते हैं। 56 लाख तो घोषित तौर पे 15 लाख वोटर आए नहीं, ये सब करके 65 लाख 70 लाख के करीब पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। तो ये अगर 70 लाख पहुंचता है तो 243 से डिवाइड कीजिए, लगभग 26-27 हजार का पर विधानसभा ये वोट पहुंचेगा। मैंने 50 लाख का रफली बनाया तो वो 24,500 पहुंच रहा था। ठीक है, ये थोड़ा एक्सीड करेगा, आप निकाल सकते हैं, हमारे दर्शक बुद्धिमान है वो निकाल सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 1000 से कम वोटों पर सीटों का फैसला जीत हार हुई थी, उनकी संख्या 11 थी। वो सीटें जो 5000 से कम वोटों पर जीत हार तय हुई थी बिहार में 2020 में, उनकी संख्या 40 थी। और वो सीटें जिनकी संख्या 10,000 से कम के अंतर पर जो तय हुई थी, उसकी संख्या 74 है। अब इस समझ 10,000 से कम की जीत हार वाली सीटें 74 हैं, तो यहाँ तो आपको 26-27 हजार वोट इधर के उधर हो रहे, नाम हट रहा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव चोरी का एक और तरीका एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये एक बात हुई जो कि तथ्यात्मक रूप से बहुत मजबूत है और इसको समझाने की जरूरत है। और इस आलोक में अगर अपोजिशन ये फैसला लेता है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव का नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो ये चुनाव हो सकता है कि ये चुनाव फिर बीजेपी एक तरफा जीत जाए। ठीक है, जीत तो वो ऐसे भी जाएगी। तो ऐसे में पूरे देश में वोटरों को जागरूक करने के लिए कि ऐसे वोट देने का फायदा क्या है, जिसमें चुनाव की जीत किसी ने तय कर रखी हो,
वोटर अपना अपमान हो रहा है वोटरों का, तो वोटर में का स्वाभिमान जगाने के लिए अपोजिशन को बिहार से शुरुआत करके पूरे देश में इसको एक आंदोलन की तरह किया जा सकता है, ये एक बात है। हालांकि इसमें मतभिन्नता हो सकती है, हम स्वयं इस बात के पक्ष में नहीं रहते थे कि बहिष्कार किया जाए, लेकिन ये सिर्फ बहिष्कार एक पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन का अगर होगा तो इसके मायने बहुत बड़े होंगे। ये एक और महत्वपूर्ण बात हुई। इसके आगे हम ये देख रहे हैं, जो आपने कहा कि बिहार से हम क्या समझकर आए हैं। हमने चूंकि दलित के बीच में दलितों के द्वारा एक सर्वेक्षण किया, उस सर्वेक्षण में जो SIR से जुड़ा सवाल था, उस सवाल के उत्तर में 71% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें डर है कि हमारा वोट का अधिकार छीन जा सकता है, हमारा वोट छीन जा सकता है। और दलित का वोट छीनने का मतलब समझते हैं, हमारे संविधान में इस बात की गारंटी है कि दलित के वोट को, जो कि छुआछूत का शिकार वर्ग होता है, इसके वोट को सुनिश्चित करना संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रशासन की। तो इस को सुनिश्चित करने के बजाय उसमें डर पैदा करना, वो भी एक संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग के द्वारा, ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जो बात दलित समुदाय समझ रहा है, वो बात दूसरे लोग नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि दलित समुदाय का वोट छिन जाएगा और बाकी का बचा रह जाएगा। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, जो दलित नहीं है, सवर्ण है या दूसरे वर्ग से है, उनके बीच क्या जो प्रतिक्रिया है वो समझिए। जिस तरह से SIR हुआ है, जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, उन परिवार के लोग, उन लोगों में डर है कि ये वोटर लिस्ट में नाम रखो, नहीं तो कल बिहारी नहीं रह जाओगे, हमको बिहार से बाहर समझ लिया जाएगा। तो वो अपने रिश्तेदारों का जबरदस्ती किसी तरीके से नाम घुसा रहे हैं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। ये सवर्ण में तो हो ही रहा है, खुलेआम हो रहा है, और दूसरे में भी हो। ये एक तरह का हो सकता है कि कुछ वोटों का गणित NDA अपने पक्ष में कर ले, BJP अपने पक्ष में कर ले, कुछ वोटों को हटा करके, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया समाज में हो रही है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है जितने वोट काटे जा रहे हैं। ये उल्टा पड़ सकता है, इसके बावजूद कि वो वोटों का गणित अपने फेवर में करें, कि नया वोट तैयार होगा जो इससे गुस्से में है कि हमारी बिहार की पहचान मिटाने में लगे हो, हमारा वोट काटने में लगे हो, हम बिहारी हमें नहीं रहने देंगे आप। ये भावना बहुत तेजी से बिहार में पनप रही, देखने को मिल रहा है, महसूस कर रहे हैं लगातार। मतलब वहां भी लैंडमाइन, वहां भी मोदी शाह या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए लैंडमाइन तैयार कर रहा है कि आप उस पर चढ़ोगे तो विस्फोट में मारे जाओगे, ये यही कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह है प्रेम कुमार जी, कि नाम जो काटे जाएंगे, नाम जो कटेंगे, वो कौन होंगे? ये हो सकता है वो हो, जैसे एक मैसेज, एक खबर चलाई गई, आप याद कीजिए, खबर ये चलाई गई कि 123% ज्यादा आधार कार्ड है कहां? किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, ये सब जो बिहार के अलग अलग वो एरिया जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, सीमांचल का एरिया, और जहां से ये जो महागठबंधन है वो लीड करता है। और अगर महागठबंधन के वोटर्स के वोटर कार्ड ना बने, यानी लिस्ट से उनके नाम हटा दिए जाएं, तो महागठबंधन तो गया। क्योंकि वो भी अगर मुसलमान है, 1% मुसलमान वोट देते होंगे बीजेपी को, मैक्सिमम देते हैं विपक्ष को, या चलिए वो नीतीश बाबू को भी देते होंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देते। 1% दे दिए तो दे दिए, वो भी मैं बहुत दिल खोल के कह रहा हूं, दिल खोल के कह रहा हूं, वो भी नहीं देते होंगे, वो तो इनको नहीं देंगे। लेकिन ये जो उनको देते हैं वोट, वो वोटर ही नहीं रहे तो फिर क्यों उनको कौन मिलेगा? सवाल तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, पर इसका मैं दूसरा पहलू बता रहा था कि इससे NDA बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है चुनाव आयोग की मदद से, लेकिन इसमें शेष वर्ग में भी ये भावना पैदा हो गई है कि अगर अपना नाम हम सूची में नहीं डलवाएं तो बिहारी नहीं रह जाएंगे।
ये कैसे हमारा नाम कटवा सकते हैं? ये बाकी वर्ग में भी हुआ है, गिन करके तो नहीं। आप चाहेंगे वही होगा ये जरूरी नहीं है, उसका उल्टा भी हो सकता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने जेडीयू के नेता की प्रतिक्रिया दिखलाई, तो जेडीयू की नेता की प्रतिक्रिया क्या कह रही है? पार्टी लाइन से ऊपर हटकर लोग सोच रहे हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार का सवाल जी ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक सांसद बोल रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, पूरे समाज को वो व्यक्त कर रहा है, गुस्सा उसका व्यक्त कर रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। इसके बाद हम देखें, जैसे जगदीप धनखड़ वाले मामले में जो भी आपने चर्चा की, प्रशांत टंडन जी ने विस्तार से बताया, इन सब के आलोक में हम ये बात देख रहे हैं, हो क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति को संवैधानिक पद पर अपना दायित्व निर्वहन करने से रोका जा रहा है। उनको संवैधानिक जो दायित्व है एक वाइस प्रेसिडेंट का, जो वो करना चाहते हैं, उसको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यह सत्ता पक्ष के मनोनुकूल नहीं है। वही व्यक्ति जिसके लिए विपक्ष महाभियोग ला रहा था, जो इस माना जाता है कि इसलिए उस कुर्सी तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एजेंडा चलाया पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर, इसलिए उनको वो कुर्सी मिली। वो व्यक्ति अगर किसी समय किसी मुद्दे पर अपनी जमीर पर, अपनी आत्मा की आवाज पर कोई फैसला लेना चाह रहा था तो उसको इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये जो हालात हैं, हर जगह वही हालात है। जैसे चुनाव आयोग में अपना आदमी बिठा लिया, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट वो भी इलेक्टेड होता है, हम ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन चुनाव आयोग तो आप जानते हैं 3 में से 2 का बहुमत कैसे है और वो बनते हैं। तो हर सीबीआई, ईडी, हमने प्रमाणित बातें हैं, सबने स्वीकार की हैं कि सब जगह किस तरीके से चीजें चली है, उन्होंने अपनी गलती मानी है। तो हम बस रेखांकित करते हुए कि हाँ, संवैधानिक संस्थानों को अपना दायित्व निर्वहन करने नहीं दे रही है सरकार, तो ये सबसे बड़ी चिंता है। और ऐसे में हमारे वोट का अधिकार, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा आज सबसे बड़ा सवाल है। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। आना चाहता हूं शकील जी, आपके पास आऊं, लेकिन जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस सांसद का, जेडीयू के सांसद, हम लिख भी रहे हैं कि विपक्ष को मिला जेडीयू का साथ। क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जेडीयू का अगर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो कह रहा है कि पार्टी लाइन अलग है और एसआईआर अलग है, एसआईआर पे तो मुंह खोलनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, तो छोटी मोटी बात नहीं है। चूंकि आप संसद में थे और वहीं पर यह बयान है, पहले उस बयान को दोबारा जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको सुनाना जरूरी है। इस बयान को सुनिए। गिरधारी यादव एमपी हैं, जेडीयू कोटे से, जेडीयू से हैं, बिहार से हैं, और एसआईआर को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से आगे निकलकर जो बात रखी है वो आंखें खोलती हैं। और यह बात न सिर्फ एक सांसद को बल्कि सत्ता पक्ष को, और हम लोग इसी मंच से बार बार कहते आए हैं, आप तमाम साथी सुनते आए हैं, कहते आए, हम लोग, हमारे तमाम पैनल साथी भी कहते आए हैं कि आखिर सत्ता पक्ष को हो क्या गया है। अगर कुछ भी अलोकतांत्रिक है तो सत्ता पक्ष इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है? जो एसआईआर चल रहा है यह घनघोर अलोकतांत्रिक है। अब इसके कई सारे दावे, कई सारी बातें, कई सारी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और 28 तारीख को पेश होंगी। फिर से ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज बुधवार का दिन बीत रहा है और उसके बाद सीधे 28 तारीख सोमवार है, सोमवार को सुनवाई होगी और जितनी देर सुनवाई चलेगी लाइव आप तक हम पहुंचाएंगे, वादा रहा जैसे पहले भी। आना चाहता हूं शकील जी के पास, लेकिन पहले एमपी गिरधारी यादव के उस बयान को सुन लीजिए। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। इस बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम?
अगर सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने क्यों हैं? ये उसी जगह है जहां आप थे, वहीं बोल रहे हैं, इसी संसद परिसर में शकील जी। और ये छोटी बात नहीं कह रहे हैं। एक एमपी, वो भी जेडीयू का, जान रहा है कि मैं अगर इधर से उधर हो गया तो मुझे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बने हैं? इतनी हिम्मत क्या और लोग दिखा पाएंगे? क्या कुछ चल रहा था आज, जरा पूरा एक जो होता है आंखों देखी बताइए शकील जी। जी, तो हम वही बता रहे थे कि ये संसद का मानसून सत्र है। इससे पहले विपक्ष मांग कर चुका था कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए ताकि हम बात कर सकें पहलगाम के आतंकवादी हमले पर, लेकिन वो नहीं बुलाया गया। लेकिन अब जो विशेष अधिवेशन नहीं बुला के ये जो रूटीन अधिवेशन है, इसमें भी सरकार संसद चला नहीं रही है। आज 3 दिन हो गए और कोई भी काम संसद के अंदर नहीं हुआ, दोनों सदनों में नहीं हुआ। आज भी वही हुआ, 11 बजे शुरू हुए दोनों सदन, कुछ ही देर में 12 बजे तक के लिए स्थगित, 12 बजे शुरू हुए 2 बजे तक के लिए स्थगित। 2 दिन से यही हो रहा है। उसके बाद जो गिरधारी यादव जी आज बोल रहे हैं, उन्हें बाहर बोलना पड़ा, राहुल गांधी को बाहर बोलना पड़ा, खड़गे जी को बाहर बोलना पड़ा, वो सब ने बाहर बात बोली। सबसे पहले हम गिरधारी यादव जी की बात करेंगे। उनकी बातों का जो खास पॉइंट है कि मेरा बेटा भी रहेगा वोटर कि नहीं रहेगा। अगर एक एमपी का वो बेटा भी वोटर रहेगा कि नहीं रहेगा, यह सवाल आ जाएगा तो जाहिर है कि सब लोगों के बीच ये चर्चा होगी। तो ये चर्चा थी वहां पे, बिहार के लोगों में, जो बिहार के सांसद हैं, उनमें ये चर्चा है कि ये जो एसआईआर बन रहा है। और आपको एक बात और बता दें हम कि इस समय जब संसद चल रहा है तो यहां लोकसभा के, राज्यसभा के बहुत सारे कर्मचारी या बहुत सारे स्टाफ के लोग, सुरक्षाकर्मी, वो बिहार गए हुए हैं। संसद के समय कोई जाता नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन उनके पास एक जो कारण है सबसे बड़ा कि साहब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। तो इस एसआईआर ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि न केवल सांसद बल्कि दूसरे लोग भी सब परेशान हैं। तो गिरधारी यादव जी का जो आज सवाल था वो बहुत ही जायज है, बड़ा जेन्युइन सवाल है कि मेरा बेटा भी वोटर रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज बहुत साफ शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी भाग गए। प्रधानमंत्री जी या है ही नहीं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं। उनका शब्द था कि अपने आप को देशभक्त कहते हैं। और उन्होंने आज पत्रकारों से ही सीधा पूछा कि ये ट्रंप ने कितनी बार बोला है सीजफायर का। पत्रकारों ने कहा साहब की 25 बार। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आज गिरधारी यादव जी ने भी पूछा कि आप ही बताइए, पत्रकारों से ही पूछा उन्होंने कि मेरे बेटे का वोटर कार्ड कैसे बचेगा, मेरा वोटर कैसे बचेगा। पत्रकारों के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का भी। तो आज राहुल गांधी ने 2 बाइट में, एक में उन्होंने वोट चोरी की बहुत बड़ी बात करी और दूसरे में उन्होंने बात करी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद को देशभक्त कहते हैं वो विदेश भाग गए। उनका सीधा सीधा कहा था उन्होंने कि ट्रंप को अधिकार क्या है, ट्रंप किस हैसियत से कह रहा है कि सीजफायर मैंने कराया, और मोदी जी चुप क्यों हैं। दूसरे वोट चोरी की बात बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे पास सारे के सारे तथ्य आ गए हैं और मैं इसको बताऊंगा, आप लोगों को ही बताऊंगा और चुनाव आयोग को ही बताऊंगा। अब एक बात थोड़ी सी धनखड़। अच्छा, इसमें शकील जी, जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे पास सारे तथ्य हैं। वो चुनावों की बात कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी तक कर्नाटक चुनाव की बात नहीं करते थे, लेकिन कर्नाटक की बात भी कर रहे हैं, जहां कांग्रेस जीती है वहां की बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब, और कह रहे हैं 6 महीने लगे। ये पूरा जो डाटा दिया है उसको हमने अपने हिसाब से एक्सेल शीट पे लिया है। तो ये राहुल गांधी ने ये काम करवा लिया है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में अगर दे देते हैं तो क्या बवाल मचना यहां पर हम लोग उसका इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज होगा, या कांग्रेस पार्टी इस डाटा को जो सुप्रीम कोर्ट में देने वाली है? कुछ ऐसी जानकारी है कि कहां देने वाले हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो डाटा है जो राहुल बता रहे हैं, ये कर्नाटक लोकसभा चुनाव का है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि ये लोकसभा चुनाव का है, कि उन्होंने केवल विधानसभा में ही नहीं किया, सब जगह वो लोकसभा में भी कर रहे हैं। 240 आ गई, अगर ये नहीं करते तो ये 200 के नीचे भी जा सकते थे। और राहुल ने ये बात कही थी
कि अगर बहन कहीं वाराणसी से लड़ लेती तो ये लोग 150 से या 200 कोई उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, उससे नीचे रह जाते। तो इसी तरह इन्होंने 150, इसी तरह इन्होंने लोकसभा के अंदर भी ये वोट चोरी किया है। तो राहुल ने ये जो कर्नाटक का बता रहे हैं, ये लोकसभा को बता रहे हैं। तो ये राहुल ने आज बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं वहां पे संसद के बाहर, और यही सब वो अंदर कहना चाहते हैं लोकसभा में, और राहुल कहेंगे इसको। आप कितने दिन संसद नहीं चलाओगे? आज राहुल ने कहा कि बहस तो करवाना पड़ेगी, प्रधानमंत्री आ जाए उसके बाद होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। दूसरी बात है, खास बात यह है कि विपक्ष में एक एकता अब दिख रही है। आज संसद के मकर द्वार पर जिस तरह प्रदर्शन हुआ, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन वहां मौजूद था, काले कपड़ों में था, और राहुल गांधी तो अपने सफेद टी शर्ट में आते ही हैं, तो अखिलेश यादव ने उनको एक काला गमछा पहनाया और राहुल गांधी वहां लगातार खड़े रहे। दूसरी एक बात जो हम आपको बता रहे थे वो ये है कि धनखड़ जी के मामले में बहुत सारी थ्योरी हैं, कई थ्योरी बताई जा रही है कि इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए इस्तीफा लिया। उसमें एक बड़ी नई बात सामने आई है, और वो कहानी जो है दिल्ली से नहीं यूपी से सामने आई है। यूपी के पत्रकार उसको बता रहे हैं, यूपी के सांसद भी उसको बता रहे हैं। उनका कहना है कि इन दिनों धनखड़ जी और योगी जी के अंदर एक गठजोड़ चल रहा था। धनखड़ जी योगी जी को प्रमोट कर रहे थे और योगी जी धनखड़ जी को प्रमोट कर रहे थे। मोदी जी को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। योगी जी को कोई प्रमोट करे, वो योगी जी के खिलाफ खुद कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहां से उनका बनाया हुआ उपराष्ट्रपति योगी जी को प्रमोट करे, ये सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि बात उन्हें परेशान करने वाली थी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है वो योगी जी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है। तो ये कहा जा रहा था, आज ये बात बहुत चर्चा में थी कि योगी जी चाहते थे कि ये राष्ट्रपति बन जाएं धनखड़ जी, और धनखड़ जी चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इसको लेके मोदी जी और अमित शाह के बीच में एक बहुत ज्यादा तकलीफ की बात थी। तो ये यूपी के पत्रकार जो आए हुए थे वो बता रहे थे, यूपी के जो सांसद हैं उनके बीच में भी ये चर्चा की थी कि मोदी जी इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि योगी जी का कद जो है किसी तरह बढ़ जाए। तो ये एक थ्योरी जो है आज खास थ्योरी थी। दूसरी बात कि बहुत जल्दी जो आप बता रहे थे कि उन्हें बंगला खाली करने का मिल गया है, तो वो कागज में जब आएगा तो आ जाएगा, लेकिन सामान वामान पैक होना शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वो खाली कर देंगे। एक और बात जो आपने बताई वो बहुत ही खास बात है, बिहार में चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की। तो ये जो बात है ये भी वहां पे थी आज संसद में, क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने कुछ लोगों से कही है। तेजस्वी यादव इसको कह चुके हैं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही है और दूसरे अपने साथियों के बीच भी बात कही है कि अगर ऐसा सब लोग सहमत हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, ये एक बड़े व्यापक विचार की बात है, इसमें सब लोग विचार करेंगे, लेकिन अगर हो जाते हैं तो हम जो सबसे बड़े दल हैं बिहार में, तो हम भी ये कर सकते हैं। और अगर ऐसा करना बिहार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है, तो एक बार यही सही। तो ये बहुत बड़ा मूव है। अगर ये हो गया तो इसका कोई जवाब मोदी जी के पास नहीं होगा। और डेमोक्रेसी का जो मजाक है, जिसको ये कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दुनिया भर में अपने डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, दुनिया देख रही है। और दुनिया जब ये देखेगी कि बिहार के अंदर चुनाव जो है विपक्ष पूरा का पूरा बहिष्कार कर रहा है, चुनाव वहां हो ही नहीं रहा, तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, बहुत गंभीर बात होगी देश के लोकतंत्र के लिए और हमारे खुद देश के सम्मान के लिए भी। जी राजीव जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पर डेमोक्रेसी खतरे में। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे कि अगर विपक्ष जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर देता है, विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, और ऐसी खबर, और वो भी एक आध इंटरव्यू में ऑलरेडी तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम इस दिशा में भी सोच रहे हैं, इस दिशा में बातें करेंगे हम, अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी नहीं रोकता है तो। यहां पर एकमात्र सहारा विपक्ष के सामने है, वो है
28 तारीख की सुनवाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है या इस पर आगे की गतिविधियां कैसी चलती हैं। जो भी हो, राहुल गांधी भी लगातार यही कह रहे हैं कि एसआईआर में घपला हो रहा है। राहुल गांधी लगातार यह कह रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इससे पहले के चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहे, चाहे उसके बाद के विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा से पहले के चुनाव हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं और उसके बहुत सारे तार राहुल गांधी के पास हैं। तो फिर आगे क्या होगा? क्या चुनाव का बहिष्कार होगा? और अगर चुनाव का बहिष्कार होता है, शुरुआत अगर बिहार से ही होती है, तो उसका क्या असर पड़ेगा देश के लोकतंत्र पे? क्या असर पड़ेगा आगामी चुनावों पे या उसी चुनाव पे? क्या चुनाव होंगे फिर? एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपसे समझू, यहीं से शुरुआत करते हैं। धनखड़ साहब भी हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स, उनके अलग अलग उनकी बातें आ रही हैं। जैसे एक बात अभी शकील अख्तर जी बता रहे थे, एक बात प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं उस बात को लेकर भी काफी चर्चा है। शुरुआत से पहले दिन से प्रशांत जी ये बात कह ही रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर यहां कितनी खिचड़ी पक सकती है, जरा ये आपसे समझना चाहता हूं। और अगर चुनाव का बहिष्कार हो गया तो फिर आगे नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मुसीबत बन सकता है ये पूरा का पूरा फैसला। धन्यवाद राजीव जी। एसआईआर को लेकर के बिहार में राजनीतिक दल क्या करेंगे, महागठबंधन क्या करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या आएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग को ये कहता है कि उनको आधार कार्ड और इपिक और राशन कार्ड को आधार बनाना पड़ेगा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए, तो फिर निर्वाचन आयोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जो वो कोशिश प्रयास कर रहा है कि लोगों के नाम काट दिए जाएं और एक नैरेटिव बने कि बाहर से घुसपैठियों का प्रवेश बहुत हो गया है, ये चल नहीं पाएगा। अभी भी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल नहीं बना पाई वहाँ, क्योंकि जितने भी आंकड़े अब तक आए भी हैं उसमें एक भी संख्या नहीं बताई गई है कि इसमें घुसपैठिया कौन है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो विदेशी नागरिक हैं या विदेशों से आकर के बस गए हैं वहाँ पर, और विदेशों से मतलब खासतौर से बांग्लादेश से, तो वो तो नैरेटिव का नहीं चल पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो इन्होंने एफिडेविट दिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड और इपिक को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है या राशन कार्ड को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है निर्वाचन आयोग, तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके अभाव में लोगों का मतदाता सूची में बना रहना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि 11 जो अभिलेख अन्य आयोग मांग रहा है वह किसी के पास नहीं है। 2.5% लोगों के पास केवल पासपोर्ट है। कुल 14% लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास है। पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, खुद के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र शायद किसी के पास है, खासतौर से 1987 के पहले जो पैदा हुए हैं उनकी बात, तो वो बात बेमानी है और उसको स्वीकार करना इन राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित राजनीतिक दल है उनमें भी आपने गिरधारी मालवीय जी यादव जी का आपने बयान सुनवाई दिया। यह स्थिति सबके सामने, लोगों के पास अभिलेख है नहीं, वो अभिलेख निर्वाचन आयोग कितना ही मांगे वो दे नहीं पाएगा, उसके पास कोई नहीं दे सकता उसको। और बड़े पैमाने पर लोग अगर कटेंगे ही कटेंगे अगर उन अभिलेखों को आप खोज रहे हैं 11 अभिलेखों में से कुछ, तो फिर बिहार में उसका आक्रोश सामने आएगा। लोगों के मन में इस बात को अभी से बेचैनी है कि वह मतदाता सूची में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उनका नाम मताधिकार उनके पास बचा रहेगा कि नहीं रहेगा। यह समाज के सही वर्गों में है, लेकिन जो समाज का वंचित वर्ग है उसमें उसकी चिंता ज़्यादा है। आज समाचार पत्रों में ही मैं पढ़ रहा था कि कोई महिला का बयान है कि वह अपनी एक दिन की मजदूरी को, उसके पास कोई मजदूरी थी ही नहीं, तो जो उसके पास मिला हुआ अनाज था वो बेच करके वो फोटोस्टेट कराई अपने राशन कार्ड का और मनरेगा कार्ड का, और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो अव्यवहारिक बात है। और जो बात गिरधारी यादव कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए लोगों को बिहार की वस्तुस्थिति पता नहीं है।
मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की परिस्थिति नहीं, देश की परिस्थिति नहीं पता। देश के किसी कोने में शायद कोई ऐसा नागरिक मिल जाए जिसको अपने पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र भी किसी को नहीं मिलता है। रिहायशी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक निश्चित समय अवधि के लिए मिलता है, 6 महीने के लिए उसकी वैधता होती है, और वह भी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है। ये ले करके आप रखे रहें और बढ़ा करके रखे रहे, हर जगह उसको देते रहें, वैध अभिलेख बनता नहीं है। तो अगर भारत सरकार या राज्य की सरकार अपने किसी भी नागरिक को नागरिकता संबंधी कोई अभिलेख प्रदान ही नहीं करती, और आप नागरिकता संबंधी पहचान बनाने के लिए निकले हुए हैं जो निर्वाचन आयोग का मैंडेट नहीं है, तो यह तो गैर कानूनी है, यह अव्यवहारिक है, संविधान सम्मत नहीं है और जनता के अनुकूल नहीं है। यह मतदाता सूची को अद्यतन बनाने की कोशिश नहीं है, अधिकाधिक लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मतदाता सूची से कैसे किसका नाम निकाल दिया जाए यह तलाशने, वो आधार तलाशने की कोशिश है, जो जनतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। अब धनखड़ साहब की जहां तक बात है, उनके इस्तीफे की बात जहां तक का सवाल है, अब ये बिहार के बाद जो आपने कही कि अगर महागठबंधन चुनाव में शामिल नहीं होता, ये बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाएगी केंद्र सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। अगर यह और देश की बहुत बड़ी घटना होगी कि बिहार जैसे राज्य में महागठबंधन, जिसमें इस देश की सबसे पुरानी पार्टी शामिल है, अगर वो मतदान में शामिल नहीं होते, तो यह अगर चुनाव में शामिल नहीं होते तो यह सामान्य घटना नहीं होगी और पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। और जो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री कहते रहते हैं कि हम लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, यह बात फिर वो कहना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये बहिष्कार की नौबत ना आने पावे, यह सरकार जरूर कोशिश करेगी, और वह तभी संभव है जब जो जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों का कोई स्थायी, प्रभावी और तार्किक समाधान बताया जाए। केवल कह देने मात्र से नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ 28 तारीख के सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई में बहुत कुछ निर्भर करता है। अब धनखड़ साहब की बात जहाँ तक, देखिए मैं बार बार ये बात कही जा रही है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को लेकर के सरकार में नाराजगी हुई। यशवंत वर्मा के मुद्दे को लीजिए ना, यशवंत वर्मा के पर राज्यसभा में जो प्रत्यावेदन आया है वह एक्सेप्टेड नहीं है। धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा सबमिटेड। सबमिशन तो कर ही सकता है ना, एक्सेप्ट करने के लिए सरकार उनसे बात कर सकती थी कि अभी आप एक्सेप्ट मत कीजिए, इसको हम लोकसभा में भी ले रहे हैं। और जिस तरीके से जस्टिस शेखर यादव का मामला लटकाए हुए हैं धनखड़ साहब, वैसे भी लटका रहता है वहां। उनका जो बयान है वह यह है कि सबमिटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ हाउस। तो अगर कोई प्रतिवेदन सभापति को दिया जाएगा तो उसको तो उनको लेना पड़ेगा, सबमिशन तो होगा ही होगा, उसको फिर छोड़ सकते हैं जी। अब उसको जो आपने दिया, जो सबमिट किया गया, उसको हाउस चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। आप जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं उसकी भी सुनवाई करता है चेयरमैन, आप काम रोको प्रस्ताव देते हैं उसकी भी सुनवाई करता है चेयरमैन, बाकायदे पढ़ता है वो कि विशेष महत्व के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं फला फला मान्य सदस्यों की ओर से, एक लाइन में जवाब दे देता है कि सभी स्वीकार किए जाते हैं, या अगर किसी को स्वीकार करना आता होता कहता है कि फला व्यक्ति जिसका ये प्रत्यावेदन है वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि ये इतना बड़ा विषय नहीं था जिसका समाधान सरकार नहीं कर सकती थी। सरकार भी तो चाहती थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चले, महाभियोग की कार्रवाई हो। किरण रिजिजू साहब बयान याद कर लीजिए, किरण रिजिजू साहब लगातार कहते रहे हैं कि इस मसले पर विपक्षी दलों से सहयोग लिया जा रहा है जी, और विपक्षी दलों से सहयोग लेकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी बयान दिया सदन के पहले एक दिन पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी कि उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले पर आवश्यक सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त हो गए हैं और विपक्षी दलों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों ने कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट है ये इस मसले पर सरकार को। तो
क्या यशवंत वर्मा वाले मसले पर, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाले मसले पर सरकार से इतर कोई कार्रवाई कर रहे हो धनखड़ साहब? ऐसा मुझे नहीं लगता। न्यायमूर्ति शेखर वर्मा यादव के मसले पर भी अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनमें कोई कार्रवाई नहीं चाहती। न्यायमूर्ति शेखर वर्मा साहब को अगले साल रिटायर हो जाना है अप्रैल के महीने में। वह इस कोशिश में है कि मामला लिंगर होता रहे और वो अवकाश ग्रहण कर ले। बहुत समय भी नहीं है, हम और आप 7वें महीने में बात कर रहे हैं, इस साल का 3-4 महीना और अगले साल का 3 महीना, 6-7 महीने का पूरा खेल है। और अगर ये मानसून सत्र खत्म हो गया फिर अगले सत्र में, फिर आप ये सोच लीजिए कि न्यायमूर्ति शेखर यादव के प्रकरण में राज्यसभा सचिवालय क्या कहता रहा है अब तक कि जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं उनके हस्ताक्षर का सत्यापन कराया जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब जो उस प्रस्ताव को उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वो कई बार कह चुके हैं कि हम लोग कई बार मिलकर के राज्यसभा सचिवालय से कह चुके हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो समिति भी बनाने की बात अभी तक नहीं हुई। नया प्रकरण ये आ गया कि उस प्रत्यावेदन में कोई एक माननीय सदस्य है जिनका हस्ताक्षर 2 जगहों पे, और उसमें से एक जगह पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा हस्ताक्षर नहीं है। यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि वह जांच कराई जाएगी कि ऐसा किन स्थितियों में हुआ और किस व्यक्ति ने दूसरा हस्ताक्षर किया। यानी कि टेक्निकल आधार पर वह न्यायमूर्ति शेखर यादव का मामला लंबित चलता रहे, यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है अपने एजेंडे के तहत, और उसी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं धनखड़ साहब। और अगर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब के मुद्दे को लेकर के सरकार में कोई नाराजगी थी तो उस प्रकरण को आप याद कीजिए कि मानसून सत्र के पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 3 सदस्यीय समिति कमेटी बनाई थी जिसमें 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, उस रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने सवाल पैदा किया। उन्होंने यह भी सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल पैदा किया कि आखिरकार यशवंत वर्मा साहब के मामले में अभी तक FIR क्यों नहीं की गई। सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने इससे अलग स्टैंड तो कभी नहीं लिया। और अगर उस धनखड़ साहब के बयान से सरकार के अंदर कोई बेचैनी थी तो उस समय इस बात को उनको रोका जा सकता था कि आप इस मामले में कोई बयान मत दीजिए। लेकिन न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले पर पूरे खुले रूप से बोल रहे थे और कई महीने से बोल रहे थे। वो यह मुद्दा उनके इस्तीफे का कारण बन सकता है, मुझे तार्किक नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि सरकार किसी भी दशा में, यह सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सिंदूर की डिबिया बंटवाने वाली थी, कार्यक्रम की घोषणा हो गई थी, उस कार्यक्रम से उसने बैकआउट किया और यह बाद में कहा गया कि यह कार्यक्रम कभी बना ही नहीं था, यह मीडिया की कपोलकल्पित रिपोर्ट है, ये तक बयान दिए गए। और यह भी खंडन कब हुआ? 2 दिनों के बाद। और जो समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी के हवाले से वो खबर छपी थी और 2 दिन के बाद पार्टी ने उसका खंडन किया। तो जो पहलगाम का मसला है, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती है। वह इस विषय पर किसी को बात नहीं करने देना चाहती। और अगर आप जिस घटनाक्रम में धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है उसके बाद के दिन की कार्रवाई भी आप देख लीजिए। क्या राज्यसभा में सम्मानित हरिवंश जी ने किसी भी सदस्य को इस विषय पर एक भी लाइन बोलने दिया? क्या राज्यसभा में सम्मानित घनश्याम तिवारी जी ने किसी को भी इस विषय पर एक शब्द भी बोलने दिया? वह सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर, युद्ध विराम के ऊपर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। और यह विषय कितना संवेदनशील है या इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेपी नड्डा ने उस दिन भी कहा जब खड़गे साहब का बयान हो गया कि सदन से यह संदेश नहीं जाना चाहिए। संदेश कौन दे रहा है? आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो चर्चा करेंगे तो संदेश नहीं जाएगा, बातें नहीं निकलेंगी। बयान तो आप दे रहे हैं लेकिन आप चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। और आज तक, अभी तक जब हम अभी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इन विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों पर सदन के बाहर भी, प्रतिक्रिया में भी कोई बयान दिया क्या? केवल बयान क्या आ रहे हैं? विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष बहस नहीं करने देना चाहता। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहस कर लीजिए, फिर नियमों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं?
विपक्ष कह रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि पहलगाम की नाकामियों पर बहस कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के विषय में बात कीजिए। आप क्यों नहीं बात कर लेते? अगर आप तो कह रहे हैं ना, नड्डा साहब दावे के साथ कह रहे हैं कि जितनी बड़ी प्रतिक्रिया, जितना बड़ा अभियान ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, भारत के इतिहास में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया था। तो भाई आप तो बड़ी मजबूत स्थिति में हैं, आके सांसदों के जो सवाल है उनका जवाब दे दीजिए। लेकिन आप भाग रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते। तो इस विषय पर खड़गे साहब के द्वारा जो दिया गया बयान है राज्यसभा में, वह एक राजनीतिक संकट हो गया है बीजेपी के लिए। और जो दृष्टिकोण अपनाया, दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी का यह है कि इस विषय पर किसी को बोलने नहीं देना है। और खड़गे साहब को धनखड़ साहब ने बोलने की अनुमति दी और अपनी आदत के विपरीत बिना किसी बाधा व्यवधान के बोलने की अनुमति दी। कोई टोकर टिप्पणी नहीं की, कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। और अंत रास्ता निकाला जब उन्होंने जेपी नड्डा ने हाथ उठाया बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सदन के नेता को भी सुना जाए और उतनी ही गंभीरता से सुना जाए जिस तरह के विपक्ष के नेता को सुना जा रहा था। सरकार ये नहीं सुनना चाहती है। क्या आपको कभी लगा कि सरकार इस विषय पर बात करने के लिए तैयार है? और अगर बात करने के लिए तैयार होती तो अगले दिन, आज दूसरे दिन भी ये चर्चा होती कम से कम इनके धनखड़ साहब के ऊपर, अरे उन बयानों को लेकर के। लेकिन लोकसभा में लगातार स्थगित होता रहा, राज्यसभा में लगातार स्थगित होता रहा। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो राजनीतिक बयान हुआ है राज्यसभा में खड़गे साहब का, वह इस्तीफे का कारण है। भारतीय जनता पार्टी को वह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा विषय है जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। न्यायमूर्ति यशवंत सिन्हा का प्रकरण अगर क्या सरकार ने कभी कहा कि हम उस पर महाभियोग नहीं चलाएंगे? वो तैयार बैठे हुए हैं। और यह एक्सेप्ट करने की जहां तक बात है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप राज्यसभा की कार्रवाई को सुनिए तो जो है वो सबमिशन की बात की है, सबमिटेड सब उन्होंने प्रयोग किया। तो सबमिशन है, आप सरकार कर सकती है कि ठीक है सबमिटेड है और आप इसको लिए बैठे रहे, चर्चा शुरू होगी लोकसभा से। तो वह इतना बड़ा कारण मैं नहीं समझता। और इतना बड़ा विषय है भी नहीं। भ्रष्टाचार कब से भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा विषय हो गया जिसको लेकर इतनी संवेदनशील हो गई हो? देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब उन्होंने अपने आप में शामिल कर लिया। जिन भ्रष्टाचारियों पर बीजेपी खुद आरोप लगाती रही है, वो भ्रष्टाचारी उनके यहाँ प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री और क्या क्या मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। उसी मुद्दे पर कहा बीजेपी ने कभी बेचैनी महसूस की? बेचैनी उसके अंदर है कि उसके खिलाफ राजनीतिक माहौल न बनने पावे, ऐसा कोई माहौल न बनने पावे जिससे उसके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है वो प्रभावित हो रहा। मैं अभी भी इस बात को मैं तार्किक मानता हूं कि राज्यसभा में खड़गे साहब का बोलने देने का अनुमति दिया जाना धनखड़ साहब के लिए भारी पड़ा है। जी अमलेंदु जी, बहुत कुछ हमारे तमाम साथी बोल चुके हैं, आपके पास कुछ है तो बोलिए। राजीव जी क्या बोलूं, सब बोल ही चुके हैं। सारे विद्वानों को मैंने सुना बड़ी गंभीरता के साथ, लेकिन मुझको लगता है कि मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना समझा जा रहा है। धनखड़ साहब का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है और जितने पेचीदा धनखड़ साहब थे उससे ज्यादा पेचीदा उनका इस्तीफा है। और निश्चित तौर पर ये इसके पीछे राजीव जी आरएसएस है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो। इसके जरिए एक तो आरएसएस ने संदेश जो है वो मोदी शाह को भी दिया है कि भाई जो व्यक्ति एकलव्य बता रहा था आरएसएस का खुद को और 74 का हो गया है और आपका बड़ा नजदीकी था। जगदीप धनखड़ साहब एक बार पूरी जिंदगी में सांसद रहे वो जनता दल से, एक बार जिंदगी में केवल विधायक रहे कांग्रेस से। आरएसएस के मूल कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट बताता है कि उन्होंने बड़े एहसान किए थे धनखड़ साहब के ऊपर कि उनको गवर्नर से लेकर उपराष्ट्रपति जैसा बनाया। तो जो आपका इतना नजदीकी व्यक्ति है और जो राज्यसभा में संवैधानिक दायित्वों से परे जाकर और सारे नियम कानून ताक पर रखकर आपके लिए भिड़ जाता था, हम उसका इस्तीफा करा सकते हैं। तो मोदी जी आप जरा होश में रहिए, 17 सितंबर पास में आ रही है। तो ये आरएसएस की तरफ से एक संदेश दिया गया है। और ये राजीव जी इसलिए भी सच मालूम पड़ता है कि मोदी साहब का कोई भी प्रतिक्रिया धनखड़ साहब के त्याग पत्र पर अगले दिन तब आई है जब राष्ट्रपति के यहाँ वो इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। उसके पहले ना मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया है, अमित शाह जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नड्डा साहब की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिवाय मीडिया में बयान किया कि साहब मैं उस बैठक में नहीं था जो शाम को 4:30 बजे बीएससी की बैठक हुई, इसके अलावा।
और भाजपा के किसी बड़े नेता का कोई इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सबको साफ सूंघ गया है कि ये मोहन भागवत की करामात है। ये क्या है कि मोदी जी तक को नहीं मालूम था कि इस्तीफा होने जा रहा है, हो गया है। क्योंकि अगर मोदी जी को मालूम होता, राजीव जी, अमित शाह जी को मालूम होता, नड्डा साहब को भी मालूम होता, तो बहुत कुछ जनता पार्टी के अंदर चीजें इतनी सामान्य नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गए हैं विदेश और उससे पहले अगर ये बम फूटता है धनखड़ साहब का, राजीव जी, तो ये इतनी आसान चीज नहीं है कि धनखड़ साहब का बम फूट गया, मोदी जी आराम से विदेश यात्रा पर चले जाएं। लौटकर जब मोदी जी आएंगे तो उनको सामना करना पड़ेगा, भले ही संसद में ना जाएं, नहीं जाएंगे संसद में तब भी सामना तो करना पड़े सवालों के। सवाल तो उठते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया घर चले गए, कल को हो सकता है धनखड़ साहब का भी मुंह खुल जाए किसी बात को लेकर। हालांकि मुझे अब धनखड़ साहब के स्वास्थ्य की वास्तव में चिंता होने लगी, राजीव जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की चीजें होती हैं उसके बाद धनखड़ साहब के त्यागपत्र के बाद परिस्थितियां बड़ी तेजी से लोगों के स्वास्थ्य खराब हुआ करते हैं। हमने देखा इससे पहले भी तमाम लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं। जयललिता का देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य खराब हुआ था, तमाम लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं। अटल जी का स्वास्थ्य कितना खराब रहा था, एम्स पहुंच गए थे। तो अब ये सब चीजें जो है तो इसलिए मुझे चिंता होने लगी है। डरा रहे हैं आप डरा रहे हैं? नहीं, मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा जी। मैं चिंता कर रहा हूँ धनखड़ साहब के स्वास्थ्य की, कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया है। ये चिंता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, अमित शाह जी को करनी चाहिए थी, नड्डा साहब को करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने तो लिख के बताया है, दुनिया को बताया है कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जी, कामना की है राजीव जी, लेकिन डॉक्टर नहीं भेजा अभी तक कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य चेकअप कराया जाए कि दिक्कत क्या है। मुझे जाना चाहिए था। रात को 9:15 बजे इस्तीफा हो जाता है और धनखड़ साहब जाके राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप भी देते हैं। प्रधानमंत्री जो राजीव जी 18 घंटे चक्कर काम करते हैं, उनको अगर तब सूचना होती जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, तो ये आखिर प्रधानमंत्री का ड्रोन क्या कर रहा था जिससे देख के वो देखते रहते कहाँ का क्या चल रहा है। तो बहुत गंभीर चीजें हैं राजीव जी। और जहां तक जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, राजीव जी आपको याद हो कपिल सिब्बल का एक बयान आया था संसद का सत्र शुरू होने से पहले, और यह था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाया जाए। तो विपक्ष उस पर सहयोग तब दे जब स्वीकार कर लिया जाए शेखर यादव पर भी चलेगा महाभियोग, वरना जस्टिस यशवंत वर्मा पे उसकी सहमति नहीं दे। तो जो बात आ रही है राजीव, जो प्रशांत जी ने कहा भी कि वो दोनों को जैसे कर चुके थे, वो कहा था कि एक जो है वो शेखर यादव वाले पे एक जो हस्ताक्षर है वो उसकी जांच नहीं हो पाई है, वो भी हम जांच करा लेंगे। तो दोनों मामले थे राजीव जी। चूंकि धनखड़ साहब ने जो था ये बात कह दी थी कि हम दोनों को देंगे, तो ये मामला उठा है। तो अब आरएसएस को परेशानी यशवंत वर्मा से नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए, ये संदेश देने के लिए कि हम जुडिशरी को किस तरीके से अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस शेखर यादव का मसला वो जुडिशरी को मुट्ठी में करने का नहीं है, बल्कि ये करने का है कि जुडिशरी में भी हमारे लोग बैठे हैं, वो इसी तरीके से बात करते रहेंगे, संविधान के खिलाफ बोलते रहेंगे और देखें उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दो संदेश दिए जाने थे कि जुडिशरी में यशवंत वर्मा के साथ जिस तरीके से आ रहे थे कि बहुत सारे उनके फैसले सरकार को असहज करने वाले थे, तो जजों को संदेश दिया जाना था कि सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे, सरकार के खिलाफ फैसले दोगे, तो हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आज तक ये साबित नहीं हुआ है राजीव जी कि वो पैसा कहाँ से आया और वो जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसने काम करना बंद क्यों कर दिया था। और एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स का गवर्निंग बॉडी नहीं है। जो जांच हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, और ये तर्क है उसमें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इन हाउस इंक्वायरी सेटअप हुई, सुप्रीम कोर्ट वो इंक्वायरी सेटअप नहीं कर सकता, चूंकि गवर्निंग बॉडी हाई कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये राजीव जी कानूनी पहलू है। तो बहुत सारी इसमें पेचीदगियां फंसी हुई हैं। तो इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का केस अपनी जगह मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस जीत भी जाएंगे, ये भी राजीव जी आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए यहां तैयारी पहले हो रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला यहाँ संसद में लाकर यहाँ इम्पीचमेंट करा दिया जाए, ताकि जुडिशरी को यह संकेत दिया जाए कि हम आपकी नकल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे तो उनका बाकायदा वक्तव्य था कि कुछ पूर्व जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो देशद्रोह के कामों में लिखते हैं और हमको ठीक कर सकते हैं, ये उनके वक्तव्य थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए जो है यशवंत वर्मा का इस्तेमाल किया जा रहा था, शेखर यादव का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था कि ये संदेश दिया जा सके कि हमारे लोग हैं न्यायपालिका में, वो इसी तरीके से संविधान के विरुद्ध जाकर काम करते रहेंगे। तो राजीव जी जो कुछ भी कारण है
धनखड़ साहब के त्यागपत्र के पीछे, लेकिन कारणों के पीछे मुख्य सूत्रधार है वो आरएसएस है। उसने मोदी जी को भी संदेश दिया है, न्यायपालिका को भी संदेश दिया है और उन लोगों को भी संदेश दिया है जो एकलव्य बनने घूमना फिरते हैं आरएसएस। जी जी बिल्कुल शकील जी, लेकिन जब धनखड़ साहब की बात हो रही है तो आज धनखड़ साहब से चर्चा की है खड़गे जी ने, बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। क्यों परेशान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को खड़गे साहब? फ़ोन कर देते हैं धनखड़ जी को, और यहाँ वही चल रहा है कि विपक्ष के साथी हो गए थे धनखड़, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बार बार ये करके कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रहे हैं ना खड़गे साहब। ठीक है, एक लंबा अनुभव है खड़गे जी का, लेकिन इतनी परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए जबकि विदेश जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए राजीव जी, खड़गे जी जो है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका दायित्व बनता था कि वो अपने चेयरमैन का हालचाल पूछे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने अपने चेयरमैन का हालचाल पूछा है। नहीं, वो तो और भी लोगों ने उनको फोन, एक्स चेयरमैन हो गए। चेयरमैन और एक्स चेयरमैन होने में भी एक ही 2 दिन का फर्क है। ठीक है, एक्स चेयरमैन हो गए तो अपने साथी का हाल पूछा जाता है। और भी कुछ लोगों ने धनखड़ जी को फोन किया है, उनसे पूछा है, और गोदी मीडिया में यह खबर भी चलवाई गई है कि कुछ लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने उनसे टाइम मांगा और उन्होंने नहीं दिया। पता नहीं गोदी मीडिया को किसने बताया कि उन्होंने टाइम मांगा था और धनखड़ जी ने उनको टाइम नहीं दिया। तो ये सारे संवाद डायलॉग चल रहे हैं और आप देखिएगा कि जल्दी जो है कुछ सामने आएगा। क्या है क्या नहीं है, जैसा हमने बताया कई थ्योरियां हैं और उसमें कुछ कुछ हिस्सा जो है सबका सच है, मगर ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर किसी तकनीकी मामले पे, मिसअंडरस्टैंडिंग के मामले में तो इतना बड़ा फैसला होता नहीं है। बड़ा फैसला तब होता है जब खुद मोदी जी के अस्तित्व को खतरा महसूस हो। मोदी जी के अस्तित्व को जब तक खतरा महसूस नहीं होता, मोदी जी एक साथ बहुत सारे लोगों को चला रहे हैं, 11 साल से चला रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है अभी। तो ये उनके अस्तित्व को कहीं खतरा हुआ है बहुत बड़ा, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती बनी है मोदी जी के लिए, उनकी परेशानी बड़ी है। क्योंकि ये बात तो करीब करीब साफ हो गई है कि रात को जो है 9 बजे से पहले पहले धनखड़ जी के साथ फोन पे किसी की हॉट टॉक हुई है, गर्मा गर्म बात हुई है, कुछ मान अपमान की बात हुई है। जैसा कि मोदी जी के ट्वीट में कहा गया है कि आपको क्या नहीं दिया, बिटवीन द लाइन सही है। शब्द ये नहीं है, शब्द तो बहुत संयमित हैं लेकिन बेरुखे भी हैं। ये शब्द हमने इस्तेमाल किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया कि निर्मम है, निर्ममता है उसमें, बेरुखापन है उसमें। लेकिन बिटवीन द लाइन सारी कहानी है कि आपको क्या नहीं दिया, एहसान फरामोश निकले आप। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि बहुत लंबे समय तक ये बातें छुप नहीं पाएंगी, क्योंकि इसके जो फॉल आउट हैं, इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आएंगे। जैसा कि हमने योगी जी वाला मामला बताया, उत्तर प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर मोदी जी ताकतवर हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, और मोदी जी अगर ताकतवर नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। आरएसएस दोनों के बीच में से किसको चुनेगी और कब चुनने की स्थिति में होगी, ये सारी चीजें बहुत दिलचस्प हैं। इसके साथ जो आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है, वो जो आपने बताया बिहार का है। उससे बड़ा डेवलपमेंट आज का कोई नहीं है कि अगर बिहार में विपक्ष को ये लगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी उन्हें किसी भी तरह चुनाव ठीक से लड़ने नहीं देगी, उनके लिए स्थितियां खराब कर देगी, फील्ड अनइक्वल कर देगी, तो वो फिर उस अंतिम स्थिति तक जा सकते हैं कि लो लड़ लो चुनाव तुम्ही। जब तक आप हमें एक सामान्य फील्ड नहीं देंगे, सबके लिए बराबरी का मौका नहीं देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ते। और इसका मैसेज पूरी दुनिया में क्या जाएगा आप समझ लीजिए। चुनाव आयोग के ऊपर कितना बड़ा ये एक आक्षेप होगा, बहुत खतरनाक होगा। तो ये आज हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव ने ऑन रिकॉर्ड कह भी दिया कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम ये कर भी सकते हैं, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है इंटरव्यू में। और
कई नेताओं से इस बारे में उन्होंने बात की है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय खत्म हो गया है। थोड़ा प्रशांत जी, 8:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें अभी करनी थी, लेकिन फिर भी अपनी बात प्लीज़ रखिए। जी, मैं बहुत संक्षेप में 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। एक तो देखिए, धनखड़ जी का जो एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, उसमें मुद्दा जो भी हो, इम्पीचमेंट हो या कुछ और मामले हो, जैसा शकील जी ने कहा, या खड़गे जी को जैसे बोलने दिया गया, तमाम मामले हो, जो इंटेंट है, जो मोटिव है, जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग ये कह रहा है कि उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी है, तुरंत कुछ करना है। और दूसरा कि पूरा इंटेंट ये दिखाई दे रहा है, उसका जो मोटिव दिखाई दे रहा है कि अगले दिन धनखड़ चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा ना जा पाए, पार्लियामेंट ना जा पाए, रात में ही उनका इस्तीफा हो। तो ये अगले दिन क्या होने वाला था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, वो भी एक कारण है। क्योंकि इस्तीफा तो मान लीजिए कि कोई अनबन हो गई है तो उनसे कह दिया जाता है कि भाई आप सदन में मत जाओ, आप इस्तीफा दो, 2-3 दिन का मौका मिल सकता था उनको, बातचीत होती। लेकिन रात में इस्तीफा हो और ये इंश्योर करना हो कि आप अगले दिन पार्लियामेंट बतौर सभापति नहीं जाओगे, ये काफी कुछ कहता है। दूसरी बात जो SIR पे बात है, देखिए चुनाव आयोग भी अब धनखड़ की तरफ ही चल रहा है, जो बीजेपी का नुकसान करेगा, जैसा प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, हमारे बाकी साथी भी कह रहे थे। आप सोचिए कि आप एक ऐसे कागज मांग रहे हैं उस बिहार से जहां 85% लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि हम कागज नहीं दे सकते। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि उसके बेटे का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, कैसे आएगा? अब आप सोचिए कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना असहाय है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैं वो कागज नहीं दे सकता जो चुनाव आयोग मांग रहा है, तो बिहार के गरीब किसान, मजदूर या कोई भी कैसे देंगे? तो ये चुनाव आयोग वाकई वही काम कर रहा है जिसमें बीजेपी को परेशानी होगी। अब उसमें कोई डिजाइन हो, छुपा हुई कोई बात हो, वो बात अभी सामने आएगी, वो भी सामने आएगी, जैसे राहुल गांधी अभी कह रहे हैं। इस बात का संदेह है कि बहुत से लोगों के नाम काटे जाएंगे। और मैं बार बार कहूंगा और कह रहा हूं कि अभी तक चुनाव आयोग एक भी विदेशी नागरिक का नाम नहीं बता पाया। इस विधानसभा क्षेत्र में, इस पोलिंग बूथ में ये व्यक्ति विदेशी नागरिक है और इसका नाम हमने उड़ाया है, एक भी नहीं बता पाए। बल्कि वो जो फॉर्म, जो प्रेस रिलीज आती है, आज नहीं आई है, आज भी आई है। अच्छा, तो जो प्रेस रिलीज आती है उसमें विदेशी नागरिक वाला कॉलम नहीं है। जिसके लिए आप पूरा आपने काम किया। जी बिल्कुल। जी सुनील जी, क्लोजिंग सुनील जी, छोटा कमेंट। नहीं, ये SIR वाला मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सामान्य मुद्दा नहीं है। और ये बिहार में ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस किसी से भी अगर आप उसके पिता का जन्म स्थान मां का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। किसी नागरिक को पकड़ के, राजीव जी अगर आप दे दीजिए तो मैं आपको नमस्कार कर लूंगा। किसी को, आप सड़क चलते हुए किसी आदमी को कहिए कि साहब अपने पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र बनता ही नहीं तो कहां से मिलेगा, कहां से दे देंगे आप? और उस बिहार राज्य में, बिहार में, उड़ीसा में, जो अन्य पिछड़े हुए राज्य, उत्तर प्रदेश में कब से कितने प्रतिशत लोगों के पास जन्म स्थान का प्रमाण पत्र है? 1987 के पहले जो आपने एक ईयर मार्क रखा हुआ है, डिसाइडिंग ईयर रखा है, उसके पहले की स्थिति क्या थी वहां पूरे राज्य में? कौन देता था? किसको अधिकृत किया था आपने? जो स्थानीय निकाय थे, पंचायतें थी, कौन दे रहा था? अब तो चलिए एक अस्पतालों से, नगर निगमों से, नगर पालिकाओं से बनने लगा। उस समय क्या स्थिति थी?
तो आप जो अभिलेख लोगों के पास उपलब्ध है आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे अभिलेख मांगेंगे जो या तो नहीं है या गिनती के लोगों के पास है, तो फिर तो आप मतदाताओं का नाम नहीं रख रहे हैं। और अभी तो बात ये हो रही है कि निर्वाचन आयोग नहीं बता पाया विदेशियों का नाम। मैं तो कह रहा हूं कि 1 साल पहले चुनाव हुआ था बिहार में, चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उम्मीदवार उसके जीत करके आए हैं, प्रभावी उम्मीदवार जीत करके आए हैं। क्या उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक भी आवेदन पत्र दिया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बूथ नंबर फलाना, गांव फलाना, क्षेत्र पंचायत या जिला है, यहाँ पे ऐसे नागरिक है जो हमारे जिले के, हमारे संसदीय क्षेत्र के रहने वाले नहीं है? कोई एक आवेदन पत्र दिया है क्या इन लोगों ने? किसी मतदाता के भारतीय नागरिक होने को लेकर के कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया पिछले लोकसभा के चुनाव की तरह? और उसके पहले 2003 जिसको आधार वर्ष माना जा रहा है मतदाता सूची का, उसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाग ली है। किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस फला संसदीय क्षेत्र के फला इलाके में विदेशी नागरिक करा रहे हैं। आप एक कोई यह तथ्यहीन बात है ना, लोग है ही नहीं है वहां, और अगर हैं तो 20 साल से आप सत्ता में हैं, आप पे सवाल पैदा होता है। पूरा का पूरा तंत्र आपके पास है। कोई 20 साल से, अब जो 20वें साल का व्यक्ति होगा वो मतदाता हो गया होगा, उसके पहले का मतदाता होगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल से आपके इलाके में रह रहा है, सरकार आप चला रहे हैं, पूरी इंतजामिया आपके पास है, पुलिस आपके पास है, रेवेन्यू आपके डिपार्टमेंट आपके पास है, और उसके बाद भी कोई नागरिक आराम से रह रहा है। अगर घुसपैठ हुई 11 साल से आप सरकार में है, उसके पहले भी आप सरकार में है, बीच की अवधि में अगर आप सरकार में नहीं भी थे तो जो घुसपैठिया बिहार में आ गया तो 20 साल से सरकार में है, आप एक आदमी की नहीं पहचान कर पाए। तो ये एक तो नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और एसआईआर का मुद्दा गंभीर मुद्दा। बिहार में इस मुद्दे इस सवाल से सरकार और निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता, और आम आदमी मान रहा है इस बात को कि निर्वाचन आयोग जो कुछ भी कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार का समर्थन प्राप्त है। और यह अनुमान करने की बात नहीं है, निर्वाचन आयोग के किसी भी कार्यक्रम, किसी भी गतिविधि, किसी भी निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया, किसी मंच पे आगे विरोध नहीं किया। तो स्थापित है कि उनके साथ है, वो लगे हुए हैं। तो एसआईआर का मुद्दा बिहार राज्य में बहुत गंभीर है, और बड़े पैमाने अन्य राज्यों में भी जहां उन्होंने घोषणा कर रखी है वहीं महत्वपूर्ण होगा। और बिहार का चुनाव इस मुद्दे पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहिया के लिए भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय ज़्यादा ले लिया, बहुत आभारी हूं कि आप लोग जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम देखते हैं। उदय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कंवरलाल बुधाना जुड़े हुए हैं, महावीर चंद नाहर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमित सिंह